मैंने सुना लेकिन मार्केट रिसर्च में आप बिलीव नहीं करते। मैं सुना कि आप कस्टमर की नीड के एनालिसिस के पीछे नहीं जाते। तो मैं डायरेक्ट टेस्टिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ देन मार्केट रिसर्च में। मुझे लगता है वो डेटा बहुत क्लियर आता नहीं है। लेकिन अगर फुल फ्लेजेड एआई डेवलप हो जाता है लॉन्ग टर्म में, क्या इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा? ह्यूमन एआई को नहीं, क्या एआई ह्यूमन को रूल करेगा? आप ह्यूमंस को देखेंगे ना, हम हर जगह क्या कहते हैं, हमारा एक रोड ब्लॉक है ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट एआई आपकी इन रोड ब्लॉक्स को ख़त्म कर देगा। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो जाता है दाई माँ के पास। किसके पास? दाई माँ, जो इलाज करती है। अब जिनके पास रिसोर्सेज होंगे वो जाएगा एआई माँ के पास। तो स्वागत है आप सबका। आज लंबे चौड़े इंट्रो को डिच करते हैं और बात करते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ 60 शब्दों में 100% कवरेज दे देते हैं। आईआईटी में एडमिशन लिया। आईआईटी में एडमिशन के लिए जहाँ स्टूडेंट्स अपना सालों का प्लान ड्रॉप कर देते हैं, ये बिहार के बाबू ने फाइनल ईयर में आईआईटी को ड्रॉप कर दिया और अपने सपनों के लिए ड्रॉप कर दिया। बन गए फोर्ब्स एशिया के 30 अंडर 30। ठीक कह रहा हूँ मैं? फॉर्च्यून इंडिया 40 अंडर 40, फाउंडर ऑफ इन शॉर्ट्स, पब्लिक और फेनाडो एआई। अजहर इकबाल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपको हमने शार्क टैंक में भी देखा, आपके मैंने कुछ लंबे वीडियोस भी देखे, लेकिन आज इन शॉर्ट बात करेंगे। जी सर। 60 शब्दों में आप पूरी न्यूज़ स्टोरी समझा देते हो। हम हमारे दर्शकों को आज अपने बिजनेस का मिशन विजन 60 शब्दों में समझाओ। देखिए, हमारे इन शॉर्ट्स में तो बहुत सिंपल ही मिशन था कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास उतना टाइम नहीं रहता चीज़ों को पढ़ने का, तो हमारा था कि हम छोटे शब्दों में दे देंगे ताकि आप जल्दी से न्यूज़ पढ़ सकें और अपडेटेड रह सकें। इतना सिंपल सा ही विजन था हमारे इन शॉर्ट्स में। लवली, देखो, प्रोडक्ट बनाने से पहले मैंने देखा है कि एंटरप्रेन्योर्स मार्केट रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज देखते हैं, और आपने डाइवर्स बिजनेस बनाए। मुझे 3 बिजनेस तो आपके मालूम है, एक है इन शॉर्ट, एक है पब्लिक और एक है फेनाडो एआई। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। मैंने सुना लेकिन मार्केट रिसर्च में आप बिलीव नहीं करते हैं। मैं सुना कि आप कस्टमर की नीड के एनालिसिस के पीछे नहीं जाते। तो क्या अजहर इकबाल रात को आइडिया सोचते हैं और सुबह प्रोडक्ट बना देते हैं? तो देखिए, मेरा जनरली मानना है कि मार्केट रिसर्च वगैरह जब आप करते हैं, कहीं ना कहीं आप जब लोगों से कुछ पूछते हैं तो वो शायद सही आंसर नहीं कर पाएंगे आपको कि उनको क्या चाहिए। अगर आप कुछ ले जाके बोलेंगे भाई ये अच्छी चीज़ मैं बना रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, तो सब लोग बोलेंगे शायद अच्छा ही कर रहे हो कुछ, लेकिन एक्चुअल नीड है कि नहीं, ये मुझे लगता है वो जब आप किसी से बात करते हैं तो बहुत ही सब्जेक्टिव एक आंसर मिलता है। इससे आप बहुत कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो मेरा हमेशा मानना होता है जो कुछ भी बनाना चाहते हो डायरेक्ट प्रोडक्ट लेके जाओ। अगर वो यूज़ कर रहा है तो सक्सेसफुल है, नहीं कर रहा है तो मतलब वो यूज़लेस चीज़ है। तो मैं डायरेक्ट टेस्टिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ देन मार्केट रिसर्च में। मुझे लगता है वो डेटा बहुत क्लियर आता नहीं है। आपका एक लेटेस्ट वेंचर है अजहर जी, मैं सुना अभी आपने, वैसे तो देखो फेसबुक पेज से अपनी स्टोरी शुरू करी थी, वहाँ से फिर आप इन शॉर्ट्स की तरफ मूव किए, फिर आपने लोकल सोशल नेटवर्क पब्लिक तैयार किया, फिर मैं देखा कि अब आपने फेनाडो एआई लॉन्च किया है। पहले दोनों के बारे में तो बहुत बातें हो चुकी हैं, फेनाडो एआई के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। थोड़ा मैं एआई पे आज ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि मैं देखा उधर आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है और दुनिया का भी बढ़ रहा है। आपने कहा कि फेनाडो एआई किसी को भी कहीं से भी फुल्ली फंक्शनल ऐप और वेबसाइट बिना कोडर के बना के दे देता है, मिनट्स में बना के दे देता है। सही बात है? जी जी बिल्कुल। और जब कोडिंग की नॉलेज भी नहीं है तो आप इस आइडिया को कैसे लेकर के आए? एक आसान भाषा में पहले हम फेनाडो एआई समझ लेते हैं। तो देखिए, हमारा प्रोपोर्शन वहाँ पे बहुत सिंपल है। जैसे कोई भी किसी भी पर्सन को आज के डेट पे अगर बिजनेस करने का शौक होता है, किसी भी इंडस्ट्री का वो बिजनेस करना चाहता है, मोस्टली सारे लोगों को अपना एक डिजिटल प्रेजेंस चाहिए होता है, अपना एक ऐप चाहिए होता है, अपना एक वेबसाइट चाहिए होता है। आप जितने भी स्टार्टअप्स को इंडिया के इकोसिस्टम उठाएंगे तो हर एक स्टार्टअप का एक ना एक ऑनलाइन प्रेजेंस है। अब उस ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आपके लिए वो ऐप बनाना और वो वेबसाइट बनाना इतना इजी काम नहीं होता। आपको एक टेक पर्सन खोजना पड़ता है जो आपके लिए वो कोड कर सके, जो बना सके, जो टाइम टेकिंग भी होता है। बट जैसे ही एआई का एडवांसमेंट होने लगा, अब कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज कहीं ना कहीं समझने लगा है। तो हमारा प्रोपोर्शन सिंपल है। अगर आप ड्रीम करते हैं कुछ बड़ा बनाने का, तो आपको अब ऐप्स और वेबसाइट बनाने के प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो हम सॉल्व कर देंगे। आप अपने कस्टमर्स को समझिए, आपका टेक्नोलॉजी पूरा एआई के थ्रू हम हैंडल कर लेंगे। वो प्रोपोर्शन है। तो ये क्या तरीका क्या रहेगा आपका? आप कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल पे जाओगे, कैसे जाओगे, क्या प्लान? जी, हमारा प्राइमरीली सब्सक्रिप्शन मॉडल है। हमारा $200 का मंथली सब्सक्रिप्शन है
आप वो ले सकते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड वो प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल है, तो फ्लैट प्राइस है अक्रॉस। कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी होता है, साथ में सर्विस टीम भी होती है? जी, हमारा एक बेसिक सपोर्ट टीम भी होता है इन केस अगर आप कहीं पे स्टक करते हैं और आपको चीज़ें समझ नहीं आती है। बट हमारा प्लेटफॉर्म अदरवाइज सेल्फ सर्व है, तो मोस्टली चीज़ें आपकी प्लेटफॉर्म पे आप खुद ही बना सकते हैं। बट इन केस यू नीड लॉन्च कर दिया आपने ये? जी, ये ऑलरेडी लॉन्च। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी तक तो काफ़ी अच्छा मैं बोलूँगा। और इनफैक्ट अगर आप इस प्लेटफॉर्म को वैसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि अभी तक एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ पीपल था जिससे आप जब बात करेंगे कि वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें फंसे रहते थे यार कि मैं अपना ऐप कैसे बनाऊं, मैं तो किसी टेकी को जानता नहीं हूं, मैं किसी कोडर को जानता नहीं हूं, मैं अपना वेबसाइट कैसे बनाऊं। बहुत सारे एजेंसीज वगैरह से बात करने आते थे, वो लाखों रुपए का खर्च मांगते थे, तो कभी वो अपना वो पहला स्टेप ही नहीं ले पाते थे। अब हमें लगता है कि चाहे आपने आर्ट्स पढ़ाई करी हो, चाहे आपने साइंस पढ़ाई करी हो, चाहे आपने इंग्लिश पढ़ाई करी हो, चाहे आपने कॉमर्स पढ़ाई करी हो, या आपने नहीं भी पढ़ाई करी हो इन चीज़ों की, अब आपके लिए वो टेक का जो नॉलेज है वो एक बॉटलनेक नहीं है, वो एक हर्डल नहीं है। पहले आप लोग शार्क टैंक में बोलते थे कि आपके पास को फाउंडर होना चाहिए जिसको टेक्नोलॉजी आती हो, और ऐसा कोई को फाउंडर हो जो CTO हो या CPO हो, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हो, तो भाई टेक बेस्ड कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तो आपने तो उन सबकी नौकरी ख़त्म कर दी। देखिए, आप इसको बात कहेंगे तो बात सही है। इनफैक्ट आज से अगर 2 साल पहले तक चले जाते थे तो सारे टॉप एंटरप्रेन्योर्स आपको एक ही चीज़ कहते थे कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। इनफैक्ट हर अगला जनरेशन को कहा जाता था कि लर्न टू कोड, क्योंकि कोडिंग जो है वो पहला स्टेप है किसी भी बिजनेस को शुरू करने का। थैंकफुली विद द एडवांसमेंट ऑफ AI अब इस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपने कस्टमर, अल्टीमेटली बात करेंगे तो किसी भी केस में आपके लिए आपका कस्टमर समझना इंपॉर्टेंट है। ये तो एक हर्डल था जिसमें ह्यूमंस को मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो हर्डल कंप्यूटर ऑटो सॉल्व कर दे रहा है, AI के थ्रू वो ऑटो सॉल्व हो जा रहा है। तो आप अपने कस्टमर को समझिए। फॉर एग्जाम्पल हम इनशॉर्ट्स की एग्जाम्पल लेंगे। इनशॉर्ट्स में हमारा अल्टीमेट बिजनेस न्यूज़ का बिजनेस है, तो न्यूज़ कौन सा जाना चाहिए, न्यूज़ कैसे लिखा जाना चाहिए, ये कोर है, ना कि हमारा वो ऐप बनाना। आप फ्लिपकार्ट को लेंगे, फ्लिपकार्ट आपके पास आपका सामान टाइमली पहुंचा रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। उसके पास सामान का सिलेक्शन कैसा है, उसका रिटर्न पॉलिसी कैसा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसका ऐप बनाना कोर नहीं है उसके बिजनेस का। तो किसी भी बिजनेस का बट हर्डल था, आज तक आप बात करेंगे टेक्नोलॉजी एक हर्डल था, वो हर्डल ख़त्म हो चुका है। तो मैं बोलूँगा ये तो एक काफ़ी बड़े सेक्शन को एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए अब कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि वो हर्डल अब सबके लिए ख़त्म हो चुका है। आज आपको बताऊँ, मैं और अजहर जी बात भी कर रहे थे कि हम कैसे बिजनेसेस को हम लोग भी हेल्प कर रहे हैं उनको बिजनेस ग्रो करने के लिए। और मेरा एक प्रोग्राम है, इसको बोलते हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम। मैं आपको वहाँ इनवाइट करूँगा। जी ज़रूर ज़रूर। वहाँ पे 200-250 बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बड़ा कॉम्पैक्ट प्रोग्राम होता है, और उनको हम 1 साल तक हैंड होल्ड कराते हैं। 3 दिन का इवेंट होता है। तो अगर आप दिल्ली में हैं तो आप आइएगा। लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। हम टेक्नोलॉजी, बिजनेस ऑटोमेशन वगैरह पे काम करते हैं। और अगर आप वहाँ पे आकर के फिनाडो AI इसके बारे में बता सकें और टेक डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकें, आई थिंक लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा। लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। मैं नहीं, मतलब पब्लिक ही करती है, बहुत पसंद करते हैं। It's been a great learning experience in the last 3 days here. We have covered every topic, right from production, marketing, how to handle the team, how to expand the team, automation, business expansion. Whatever point you were thinking that we'll explore, you'll get everything right here, all solution here. गाइडेंस है और जो मेंटरशिप है, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो देखा है और वो हमें सिखाते हैं, वो तुरंत मेरे दिमाग में बैठ जाता है। और जो चीज़ें हमारे सामने हो रही है हमें पता नहीं चलता, पर वो हमें बता देते हैं। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से। बहुत सारी मेरी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चंस दिमाग में थे कि उनका सोल्यूशन कैसे हो। सर ने 1 बाय 1 करके और कोचेज ने 1 बाय 1 करके सबके सोल्यूशन दिए। कि विवेक बिंद्रा जी जैसे अगर 10 लोग भी इस भारत देश में हों तो इस देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा $1 ट्रिलियन जो कि मिशन ले रखा है मोदी जी ने, वहाँ तक ले जाया जा सकता है। This program is very productive, very helpful, and Dr. Vivek Bindra is a very good mentor and he's a very good person. So I really enjoy this program and it is very very knowledgeable. इवेंट तो वैसे हमेशा हाउसफुल रहता ही है, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मेरा आपसे ना, अब क्योंकि जॉब्स एट रिस्क की मैंने बात करी, अगर आप मुझे अलाउ करें, देखो कोई शक की बात नहीं है कि फिनाडो AI प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, मज़ा आएगा बहुत। और स्टार्टअप्स और स्मॉल बिजनेसेस आपके लिए बहुत प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। पर एक फोर्ब्स की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि AI जो है ना, मिलेनियल्स के करियर को रिस्क पे डाल रहा है। रघुराम राजन कहते हैं कि AI जो है वो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों जॉब्स को खा जाएगा। इनफैक्ट मैकेंजी की एक रिपोर्ट है, अब ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। मैकेंजी कहता है कि 80 करोड़ नौकरियां 2030 तक AI के कारण चली जाएंगी, और 80 करोड़ जो नौकरियां हैं वर्थ $16 ट्रिलियन की, $16 ट्रिलियन की। मतलब आप समझ लो, आप चाइना की GDP खाने वाले हो। $18 ट्रिलियन की चाइना की GDP है। तो अगर ये इतना ख़तरनाक हो सकता है,
फेनाडो एआई के बाद तो कंपनीज को कोडर प्रोग्रामर्स को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो इंडिया जहाँ जॉब क्रिएशन की प्रायोरिटी है, ऐसे में जॉब्स खत्म करने वाली टेक्नोलॉजी कितना सही मानी जाएगी? देखिए, तो आपको हमेशा आप पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को उठा के देखें। जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप ऐसे देखिए, कुछ आप अगर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आगे चले जाएंगे, जब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था, हम सारे काम मतलब अपने हाथों से क्या करते थे। इनफैक्ट जो आप कपड़ा पहने हुए हैं, ये भी कोई पहले हाथों से बुनता था, फिर मशीन्स आए। तो हम एक तरीका ये देख सकते हैं कि यार कि उन लोगों की जॉब चली गई, लेकिन मशीन्स आए तो हमारा कपड़े का प्रोडक्शन बेटर हुआ, ज़्यादा लोग सस्ते में कपड़े पहनने लगे, एक मासेस को बेनिफिट हुआ। और जो लोग पहले उस प्रोफेशन में थे, उन्होंने कुछ और लर्न किया, किसी और प्रोफेशन में गए। ह्यूमंस जैसे जैसे इवॉल्व करते हैं, हमारा प्रोफेशन बदलता रहता है। तो जब कहेंगे हो सकता है आज का प्रोफेशन ऑब्सोल्यूट हो जाए, बट जो लोग कोडर्स हैं वो इंटेलिजेंट लोग हैं। ह्यूमंस इवॉल्व कर रहे हैं तो वो कोई दूसरा प्रोफेशन सर्च करेंगे। हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या होना चाहिए? ह्यूमैनिटी एज ए होल आगे बढ़ना चाहिए। आप जो चीज़ें देखेंगे, जैसे हम कहते हैं एआई के वर्ल्ड में, आपको मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी कहा जाता है कि जो एआई डॉक्टर्स बनेंगे, एआई आपका जो क्या कहते हैं इलाज करेगा, शायद वो एक अभी ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि 95% डॉक्टर्स से बेटर इलाज कर पाएगा। क्योंकि एक जैसे सपोज करते हैं आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक डॉक्टर को आपके मॉम का याद नहीं कि आपके मॉम को कौन सी बीमारी है, आपके डैड को कौन सी बीमारी है, आपको 4 साल पहले कौन सी बीमारी हुई थी। बट आप एआई के पास जाएंगे, उसकी तो सारी चीज़ मेमोरी में रहेगी कि आपके फादर को कौन सी बीमारी थी, आपके ग्रैंड पेरेंट को कौन सी बीमारी थी, आपको कौन सी है, आपके पापा को कौन सी थी, आपकी मम्मी को कौन सी, आपके भाई को कौन सी, आपको 3 साल पहले क्या हुआ था, 6 साल पहले क्या हुआ था। तो बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स से बहुत अच्छा आपका इलाज कर पाएगा ये। अब आप इसमें देखेंगे कि भाई डॉक्टर्स का क्या होगा। इसमें ट्रीटमेंट का कोई रिस्क है? जनरली केसेस में तो एआई विल डू बेटर, क्योंकि उसके पास हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स बेटर होते हैं। आप अगर डॉक्टर्स को लेंगे तो उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड पेशेंट्स को 5 मिनट दे पाते हैं, उनकी हिस्ट्री भी सही से नहीं समझते हैं। इनफैक्ट मेडिकल साइंस का अगर आप बात करेंगे तो मेडिकल साइंस में कहा जाता है एक पेशेंट को टिपिकल एनालाइज करने के लिए आप जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसमें 30 to 40 क्वेश्चंस पूछने चाहिए पेशेंट को, क्या कहते हैं, अच्छे से इलाज करने के लिए। जो मेडिकल साइंस का जो एक्चुअल जिस तरह से प्रिस्क्राइब्ड रहता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो 4 सवाल से आपसे ऊपर नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है, उसके पास और भी पेशेंट है। हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो हर डॉक्टर कहीं ना कहीं ओवरबर्डन चल रहा है। तो अब वो 5 मिनट में 4 सवाल पूछेगा तो चांसेस आर कि उसके एरर के रेट्स ज़्यादा होंगे। अगर मैं 40 सवाल पूछूंगा तो एरर के रेट्स कम हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो अगर एआई ऐसे आगे आता है तो एक गांव का बंदा दिस इज वेरी एक्साइटिंग। हाँ, जो गरीब इंसान गांव में बैठा है वो भी समझ लीजिए एम्स के डॉक्टर के लिए, और इलाज सस्ता भी हो जाएगा। इलाज सस्ता हो जाएगा। जो 500 रुपए का डॉक्टर का फीस था वो 5 रुपए में हो जाएगा। वाह। अब आप डॉक्टर्स के वर्ल्ड से देखेंगे तो आप कहेंगे कुछ डॉक्टर्स। अजहर जी, कमाल कर दिया आपने। मेरे को एक और आइडिया आ रहा है। जी जी, प्लीज बताएं। हमारे देश में 7 करोड़ केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, जजेस कम है, वहां भी कुछ एआई जज भी लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब बात कर रहे हैं इस पे ही जा रहा होगा। तो बेसिकली आप ह्यूमंस को देखेंगे ना, हम हर जगह क्या कहते हैं, हमारा एक रोड ब्लॉक है ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आपके पास अच्छे डॉक्टर्स लिमिटेड है, अच्छे जजेस लिमिटेड है, अच्छे लॉयर्स लिमिटेड है, अच्छे इंजीनियर्स लिमिटेड है, तो हमारा सारा काम वहाँ जाके फंस जाता है। बट एआई आपकी इन रोड ब्लॉक्स को ख़त्म कर देगा। तो जैसे क्या कहते हैं कि आप एक लॉयर को उठाते हैं, उसको एक केस एनालाइज करने के लिए उसको पूरी हिस्ट्री पढ़नी होती है। आपका कोई भी एक सैम्पल केस के लिए उठाना पड़ता है कि अच्छा 1997 में क्या कहते हैं चेन्नई हाई कोर्ट ने ये क्या कहते हैं ऑर्डर दिया था, या फिर लखनऊ हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। अब ये सब पुराने ऑर्डर्स निकालना, उनको स्टडी करना टू कम्बरसम है। एआई ये सारा चीज़ पढ़ के आपके केस का 1 घंटे में पूरा हिस्ट्री एनालिसिस करके दे देगा कि आपका केस सही है कि नहीं। ये लॉयर्स के लिए भी आसान होगा, जजेस के लिए भी आसान होगा। तो पेंडिंग केसेस को आपको आगे ले जाना एआई के रूट से बहुत आसान हो जाएगा। तो आप अगर आप इसके इम्पैक्ट को फ्रॉम ए कॉमन यूज़र देखेंगे तो आपको दिखेगा आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जा रही है। आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल जा रहे हैं इलाज के लिए। तो आगे चल के लॉयर्स की भी फीस कम हो जाएगी। लॉयर्स की फीस कम हो जाएगी। तो अब ये तो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो इन प्रोफेशंस में, बट नॉर्मल एज ए मास आपकी लाइफ अच्छी हो रही है ना। आपको सब कुछ सस्ते में मिल रहा है, आपकी लाइफ का कंफर्ट बढ़ जा रहा है। आपको डॉक्टर्स भी सस्ते में मिल रहा है, लॉयर्स भी सस्ते में मिल रहा है, इंजीनियर्स भी सस्ते में मिल रहा है। अब जॉब्स से हमने शुरू किया, फिर आपने बताया कैसे रेवोल्यूशनाइज करेगा। आपने बताया भाई पहले कपड़ा महंगा था, भी सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो गया है, ज़्यादा लोग पहन पा रहे हैं, इलाज सस्ता करने जा रहे हैं। हो सकता है आगे चल के हमारे को जो जस्टिस सिस्टम है उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। पर एक खतरा और है जो मेरे दिमाग में चल रहा है बहुत दिन से, उसको लेकर के अब चिंता बढ़ गई अचानक। जी जी, वो बहुत बढ़ गई है। बिना कोडर्स के आप ऐप बनवा देते हो, वेबसाइट बनवा देते हो, एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लेकिन कई नई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग आ गए हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की फेक वेबसाइट बन जाती है और बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं।
आप यहाँ देखो कि दलजीत का जो कॉन्सर्ट था, उसके कॉन्सर्ट की फेक वेबसाइट बन गई, फेक टिकट बिक गई। अब आदमी को, जो ऑडियंस को जाना था अपना स्टार देखने के लिए, सुपर स्टार देखने के लिए, और उनको उसको दिन में मून एंड स्टार दिख गए, मतलब चांद तारे दिख गए, बेचारे को अपना सुपर स्टार दिखा ही नहीं। तो अब कैसे इंश्योर करोगे कि भाई ये आपका टेक फ्रॉडस्टर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करे? भाई क्या कोई चेक्स एंड बैलेंस है इसके ऊपर? क्योंकि आज क्या, नारायण मूर्ति का फेक वीडियो आता है, हाँ, इंटरव्यूज़ का फेक वीडियो आता है, फेक वेबसाइट होती है, वहाँ पैसा मांगा जाता है, क्रिप्टो में डलवाया जाता है, बहुत कुछ किया जा रहा है। कैसे रोका जाए इसको? देखिए, एक तो पहली बात इस पे मैं जिस तरह से देखता हूँ, जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है उसका कुछ लोग उस पावर का मिसयूज़ करेंगे। पूरी कोशिश की जा रही है, जो भी इस एआई इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम चेक्स एंड बैलेंसेस लगाते जाएं, बट शायद कुछ लोग मिसयूज़ करेंगे। बट अगर आप ऐसे होल देखेंगे तो जो बेनिफिट्स होंगे और जो मिसयूज़ होंगे, उसका जो नुकसान है और जो ओवरऑल बेनिफिट है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा एज ए सोसाइटी को। कुछ नुकसान होंगे जिसको हम ओवर टाइम फिर ओवरकम करते चले जाएंगे। जैसे आपने बताया फेक वेबसाइट्स बन रहे हैं, फिर इनके प्रोटोकॉल्स बन जाएंगे, इनके तरीके बन जाएंगे कि लोगों को वो फिल्टर आउट कर लें। वो तो आज के डेट पे भी इंटरनेट पे फ्रॉड कॉल्स आपको आते हैं, पेमेंट्स आपके फ्रॉड हो जाते हैं। ये कुछ नुकसान तो हर किसी टेक्नोलॉजी और हर एडवांसमेंट के साथ होगा ह्यूमंस को। तो मैं उसको वैसे देखूंगा कि वो साइड इफेक्ट्स ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, अब बिगर बेनिफिट है। आप कहते हैं कि चेक्स एंड बैलेंस बढ़ते जाएंगे जी, इंप्रूव होते जाएंगे। मैं स्टीफन हॉकिंग का एक कोट पढ़ रहा था जी। वो कहते हैं कि अगर पूरा एआई डेवलप हो गया तो ह्यूमन रेस का एंड हो जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना नेगेटिव हो जाऊँ मैं आपको नेगेटिव कर रहा हूँ ना, ऑडियंस आपको नेगेटिव कर रहा हूँ, पर शॉर्ट टर्म में एआई का फ़ायदा सबको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर फुल फ्लेजेड एआई डेवलप हो जाता है लॉन्ग टर्म में, क्या इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा? ह्यूमन एआई को नहीं, क्या एआई ह्यूमन को रूल करेगा? आप तो एआई के प्रमोटर हैं, आप इसको डिफेंड कैसे करेंगे? ऐसा ना हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस बन जाए, ऐसा ना हो जाए, तो मतलब इसको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, अब जब ये क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल डिबेट है, बहुत ही लॉन्ग टर्म का डिबेट है जिसका किसी के पास कोई आंसर नहीं है। अब हम एक थ्योरेटिकल केस की बात कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, जिसका मुझे ऐसा कोई डायरेक्टली तरीका, मुझे तो दिख रहा है कि हमारे पास बेटर इंटेलिजेंस होगा, और अगर इंटेलिजेंट एक ब्रेन है, एआई एक इंटेलिजेंट ब्रेन की तरह काम करता है, तो ह्यूमन लाइफ बेटर हो जाए। नहीं, इसको चेंज करते हैं। हमारे पास बेटर इंटेलिजेंस नहीं होगा, हमारे साथ में बेटर इंटेलिजेंस होगा। हमारे पास इंटेलिजेंस लूज होने की संभावना दिख रही है। आई डोंट वांट टू साउंड टू नेगेटिव इन दिस वीडियो, लेकिन फिर भी मैं इंक्विजिटिव हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है। जैसे ही आपने बोला ना हमारे पास बेटर इंटेलिजेंस होगा, मुझे लगता है हमारे पास नहीं होगा, शायद हमारे साथ में होगा। क्योंकि 2024 में यूके में यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुआ और वो कह रहा है कि ओवर रिलायंस ऑफ एआई, वो उससे क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो रहा है। उसके कारण क्या है, स्कूल्स में बच्चे होमवर्क अपना सारा एआई से कर रहे हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स लिखने में एआई हेल्प कर रहा है, सब अपना चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, काम की स्पीड हो रही है, एफिशिएंसी आ रही है। पर चलते चलते क्या हो रहा है, पीपीटी बनानी थी मुझे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी थी मुझे, कोई कंटेंट क्रिएट करना था मुझे, वीडियो प्रोडक्शन करना था मुझे, म्यूजिक बनाना था मुझे, कोई वेबसाइट बनानी थी। आप नाम लो, एआई हर जगह पहुंच चुका है। वो कहते हैं आपने काम सोचा, एआई कहेगा मैं आई, है ना, वो चुटकुला भी आजकल बहुत चल रहा है, एआई कहेगा मैं आई। कॉग्निटिव एबिलिटी, चीज़ को अलग अलग करके मैं अपनी थिंकिंग की कैपेबिलिटी को लड़ के कठिन परिस्थिति में डेवलप करता था। अब मेरे को लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता रहा, तो मैं प्रैक्टिस होती थी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, अब मुझे करना ही नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा है। अर्ली एज में जो डेवलप होता है, क्या ये नेगेटिवली इम्पैक्ट तो नहीं हो जाएगा? देखिए, आप इसको कैसे देख रहे हैं, मैं हर चीज़ को मैं हमेशा लाइफ में कहता हूँ, आप किस पहलू से देखेंगे। और मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, जब भी कोई बड़ा बदलाव आएगा उसके नेगेटिव्स होंगे। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इतना बड़ा ह्यूमन सोसाइटी में बदलाव आया था। कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में हमारा सबसे बड़ा, अगर पूरे इंटायर ह्यूमन इवोल्यूशन को ले ले तो सबसे बड़ा इन्वेंशन जो आग का इन्वेंशन कहते हैं। जब हमने फायर का डिस्कवरी किया था, सबसे बड़ा डिस्कवरी है। उस दिन भी बात कहेंगे तो घर पर आग लगती है, आग जलते हैं, बहुत उससे नुकसान भी होता है जान माल का, बट आग के डिस्कवरी से हमारा ह्यूमन रेस काफ़ी आगे बढ़ा है। तो आप हर चीज़ का उठा के देखते हैं तो उसके नेगेटिव्स होंगे, बिल्कुल मैं अग्री कर रहा हूँ। बट आप जैसे आपने बताया क्रिएटिविटी लूज होगी, मैं तो कह रहा हूँ क्रिएटिविटी ज़्यादा आगे जाएगी। हर चीज़ में आपको एआई असिस्ट करने के लिए होगा, तो आप बहुत कुछ ड्रीम कर सकते हैं, बहुत कुछ एक साथ बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज आप अपना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, आप अभी किसी पर्सन को भी इस तरह का कुछ क्रिएटिविटी सोचना होगा तो पहले उसको सोचना होगा, अच्छा मुझे, मैं एडिटिंग कैसे करूँगा, मैं शूट कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा कैसे, सारी चीज़ों में एआई हेल्प कर देगा। तो वो तो ज़्यादा क्रिएटिवली ज़्यादा इजीली अपना एक यूट्यूब चैनल चला पाएगा। तो मुझे लगता है क्रिएटिविटी का तो आपको ज़्यादा मौका मिल रहा है। आप क्रिएटिवली सोचिए, आपके तो छोटे छोटे काम करने के लिए जो चीज़ें चल रही है वो
वो आप फ्री हो जा रहे हो। तो हर बंदा क्रिएटिवली कुछ कर सकता है। अभी कुछ भी एक बिजनेस चलाने के लिए मुझे लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, चीज़ें सेट करनी पड़ती है। मैं तो कह रहा हूँ हर बंदा क्रिएटिव हो सकता है, हर बंदा कुछ ना कुछ सोच सकता है। तो वो क्रिएटिविटी को तो बढ़ने का मौका दे रहा है ना आपको। अदर जी, एक होता है बुद्धिमान चोर ठीक है, और एक होता है कम पढ़ा लिखा चोर। ठीक है। कम पढ़ा लिखा चोर जो है ना, वो पॉकेट मार लेगा ट्रेन में। बुद्धिमान चोर पूरी बोगी अलग कर देता है। क्रिएटिविटी तो बढ़ रही है, पर जो चोरों की क्रिएटिविटी है वही बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। मेरी सबसे बड़ी परेशानी क्या है, मैंने एक इंसिडेंट देखा भी, और मेरे को तो ये इंटरव्यू का नैरेटिव बदलना है। मैं क्योंकि मेरे को कोई बंदा मिल गया है जो बोलेगा, बता रहा है, तो इसलिए मैं इसी डायरेक्शन में चलते जा रहा हूँ। वरना आई डोंट डू दीज टाइप ऑफ इंटरव्यू के जिसमें मैं केवल नेगेटिव साइड की बात करूँ। पर क्योंकि अब आपका साथ मिल गया है, तो मैं चाहता हूँ मेरे साथ में सब लोग को हम लोग थोड़ा मजबूत करके उठाएं। 6 महीने पहले की बात है, जो 2024 के पहले 6 महीने थे, ऐसे मान लेते हैं इसको। उस समय इंडियंस ने 11,000 करोड़ रुपया AI फ्रॉड के कारण लूज किया है, साइबर फिशिंग से किया है, साइबर अटैक के कारण किया है। डीप फेक से एक लड़की की ऑब्सीन वीडियो बनाई गई, क्षमा चाहता हूँ ये चर्चा कर रहा हूँ, पर उसकी माँ को व्हाट्सएप कॉल पे एक्सटॉर्शन के लिए तंग किया गया। माँ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये आजकल आप समझते हैं डीप फेक से आप किसी भी को पिक्चर न्यूड कर देते हैं, आवाज़ बदल देते हैं। आज इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या हुआ, नाइजीरियन स्कैमर्स थे कुछ, उन्होंने क्या किया, हॉलीवुड के एक्टर है ब्रैड पिट, वो ब्रैड पिट बन गए और ब्रैड पिट बन के उनकी आवाज़ में बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ में जूम कॉल भी कर रहे हैं, और AI एनेबल्ड फेक वॉइस है। वीडियो कॉल में खुद AI एनेबल्ड ब्रैड पिट बैठे हुए हैं। और अब क्या है, ये ना मुद्दा यही है कि जो समझदार चोर है उनकी भी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आपने बात ठीक कही, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, वो और तरह क्रिएटिव होगा चोरी में अब, है ना। तो ये कैलामिटी को मैं अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलूं। आपका जो IITian ब्रेन है ना, मैं चाहता हूँ इस अनइमेजिनेबल हो सकती है प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए। तो देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, जो इसका नेगेटिव आउटलुक ले रहे हैं, सबसे पहले मैं भी ये कहना चाहूँगा, देयर आर नेगेटिव्स ऑफ इट। और इनफैक्ट ये एक बड़ा क्वेश्चन है ग्लोबली भी कि इसके नेगेटिव्स कितने होंगे। एक डिबेट है इस चीज़ में, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो ब्रॉडली कि इसमें कुछ नेगेटिव्स हैं और कुछ पॉजिटिव हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है ये पॉजिटिव्स इन नेगेटिव्स को आउटवे कर जा रहा है सिग्निफिकेंटली। जैसे मैंने बताया ना, आप इसको ऐसे देखेंगे कि मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक क्या कहते हैं, कुछ हमारे पास नुकसान हो रहा है। बट मैं तो कह रहा हूँ सबसे सिंपल सी बात है, आप वर्ल्ड में हमारा पॉपुलेशन 8 बिलियन है, इसमें 800 मिलियन अमीर लोग होंगे, 800 मिलियन लोग अच्छे से खाते होंगे, अच्छे से रहते होंगे। आप 90% पॉपुलेशन को देख लीजिए, 7.2 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो ना सही से खा पा रहे हैं, ना सही से इलाज करा पा रहे हैं, ना सही से पढ़ पा रहे हैं। उनकी लाइफ में तो कुछ नहीं है ना। आप उनकी लाइफ से शायद जाकर कभी ज़िंदगी देखेंगे तो उन 7.2 बिलियन पॉपुलेशन की लाइफ तो AI के कारण से बेटर होगी। उनका इलाज अच्छा हो पाएगा, वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, उनको कुछ करने का मन होगा तो AI के थ्रू कर पाएंगे। मोस्टली गरीब लोगों के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है कुछ करने के लिए। अभी जो हमारा वर्ल्ड है वो बहुत लिमिटेड टू सर्टेन टॉप पीपल है, जिनके पास रिसोर्सेज है वही कर पाते हैं। मुझे इसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो जाता है दाई माँ के पास। किसके पास? दाई माँ, जो इलाज करती है। अब जिनके पास रिसोर्सेज होंगे वो जाएगा AI माँ के पास, है कि नहीं। ऐसे ही मन में आ गया, बोल दिया कि जिसको हमने क्रिएट किया अब आज वो हमें ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो मतलब मुझे तो दिखता है कि अगर आप बॉटम ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे तो ये बहुत गोल्डन है पूरे वर्ल्ड के लिए। शायद कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए डिबेटेबल है, मेरे अकॉर्डिंग से तो टॉप सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है, डिबेट कर सकते हैं। बट बॉटम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए तो डेफिनेटली हेल्पफुल है। वो ना एक लॉयर अफोर्ड कर सकता है, ना एक डॉक्टर अफोर्ड कर सकता है, ना एक इंजीनियर अफोर्ड कर सकता है। वो तो कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकता ज़िंदगी में। AI उसको वो सारा चीज़ दे रहा है। आप इसको ऐसे देखें, पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके पीछे 2 लोग होते थे जो पंखा झेलते थे उनको। तो वो पंखे का हवा गर्मी में सिर्फ एक राजा ले पाता था, एक गरीब नहीं ले पाता था। जब हमारा टेक्नोलॉजी आया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब पंखे बने, तो आज एक गरीब के घर में भी पंखा है, वो भी हवा खा के सो पाता है। तो आप देखेंगे, मतलब आप इसको एक हिसाब से देखेंगे, भाई वो गरीब का जॉब चला गया 2 लोगों का। मैं तो कह रहा हूँ हज़ारों गरीब पंखे पे सो पा रहे हैं आज के रेट पे। तो चीज़ें इंडस्ट्रियल, मतलब जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है तो आपके जो सबसे नीचे के तबके के लोग होते हैं जिनके पास पैसे, क्योंकि ये सारे चीज़ों को बहुत सस्ता कर देता है, तो वो अफोर्ड कर पाते हैं। एक लॉयर आज आपकी डेट में, आज के साथ कुछ आपका गलत हो गया, आप एक अच्छा लॉयर अफोर्ड कर सकते हैं, आप क्योंकि लाखों रुपए उसकी फ़ीस दे सकते हैं। मैं गरीब हूँ तो मैं तो अपना केस ही नहीं लड़ पाऊंगा। शायद AI मेरे को सपोर्ट कर देगा वो केस लड़ने में, शायद वो मेरे को चीज़ें हेल्प कर देगा, तो मेरे बिहाफ पे क्या पता AI वो केस फाइट कर पा रहा हो। तो आज के डेट पे गरीब इंसान के साथ भी कुछ गलत हो रहा है तो वो
केस लड़ पा रहा है अपना। तो अगर आप उस मास को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नहीं, जो बेनिफिट्स है वो सिग्निफिकेंटली आउटवे कर। बॉटम ऑफ पिरामिड, मिडिल ऑफ पिरामिड, सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इकोनॉमिकल हो सकता है, ये मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से। आप ना बड़े पैशनेट लगते हो उसको लेके मुझे अजहर भाई, और वो एनर्जी मैं चाहता हूँ कि घटे नहीं और बढ़े, और आप इसका फ़ायदा सबको मिले। और इस पैशन पे एक सवाल करना चाहता जी बिल्कुल बिल्कुल। हूँ, मन में आ रहा है कि आपने फिनाडो AI रेडी कर दिया, कितने दिन हो गए? अभी लाइव तो हमने 9 जनवरी को ही किया है। बधाई 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 बधाई, बहुत आगे बढ़े, सबको मदद होगी, हमारे बिजनेसमैन भाइयों को बहुत मदद होगी, मैं तो उसमें बहुत खुश हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो कल को गूगल भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, दोनों मिला करके इनकी टोटल मार्केट कैप इंडिया की GDP से बड़ी है, ठीक है? तो मैं ये सोच रहा हूँ, ये आपके पैशन के आगे ये इनके पास जितना इस समय कैश रिजर्व, प्रॉफिटेबल कैश रिजर्व है, तो इनसे कैसे भिड़ोगे? मैं इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स को एक बहुत अच्छी बात सजेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, कुछ बिजनेसेस में ऐसा होता है कि कैपिटल आपका जीत जाता है, बट इन मोस्ट केसेस आपकी जो कस्टमर अंडरस्टैंडिंग होती है वो सबसे ऊपर चलती है। आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है या बाकी सारी चीज़ें वो सेकेंडरी होती है। सबसे कोर होता है आपको आपका कस्टमर समझ आता है कि नहीं आता है। इसी कारण से आप देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे पुराने बिजनेस मतलब बड़े अंपायर्स भी नए बिजनेसेस बनाते हैं, बट आप मोस्ट ऑफ द नए बिजनेसेस देखेंगे तो कोई नया बंदा बना रहा है, क्योंकि जनरली जो नए लोग होते हैं उनके पास जो कस्टमर इंसाइट होता है वो बेटर होता है। आप पैसे दे करके वो कस्टमर इंसाइट नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जांपल, मैं आपकी ही बिजनेस का अगेन एग्जांपल लेना चाहूँगा। आज के पे मुझे बड़ा बिजनेस अगर चलाना हो ना, तो ये पूरा सेटअप तो मैं खरीद लूँगा 2 दिन में। जितना आपने सेटअप बना रखा है ऊपर से नीचे तक, ये मेरे लिए खरीदना 2 दिन की बात होगी। बट ये सेटअप खरीदने के बाद मैं वो चैनल नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि बोलना क्या है, उस कस्टमर तक बात क्या पहुँचानी है, उसको क्या सीखना है, कौन सा ऑडियंस है, ये आप समझते हैं। तो बड़े जो भी इस तरह बड़े लोग होते हैं, जितने भी बड़े अंपायर्स होते हैं, वो पूरा सेटअप तो सेट कर देंगे वो, लेकिन वो कस्टमर समझना इतना आसान नहीं होता। सबसे अधिक की होता है वो कस्टमर समझना। तो आपके इस पूरे सेटअप को कॉपी करके भी मैं शायद 4000 फॉलोअर्स भी ना ला पाऊँ, मतलब। तो वो मैं कहना चाहूँगा। तो मोस्टली बड़े बिजनेसेस के साथ यही होता है, वो सेटअप तो पूरा खरीद सकते हैं, बट वो कस्टमर नीड कितने अच्छे से समझ पाए। दिस इज लवली लवली। आपको अपने कंज्यूमर बिहेवियर को एक्चुअली पकड़ने का पैशन है मन में। मुझे लगा था शुरू में शायद आप आइडिया पे खुद काम करते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं, लेकिन कस्टमर का इंसाइट आप कंटिन्यूसली कैप्चर करते हैं। हम लोग ऐसा बोलते हैं, कस्टमर सिग्नल देता है, अच्छा ब्रांड उसका प्रोडक्ट बना देता है। जी, कस्टमर के सिग्नल को कैप्चर करना चाहिए, कैप्चर द इनकन्वीनियंस। शार्क टैंक पे आप आए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? शार्क टैंक का एक्सपीरियंस तो मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट बीइंग एंटरप्रेन्योर मैं बोलूँगा, जो जैसे मेरी लाइफ की 30 साल की बाकी जो लाइफ थी वो बहुत अलग थी। शार्क टैंक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ दिया, तो उसको मैं मतलब बोलूँगा तो पर्सनली मुझे तो काफ़ी मज़ा आया था वहाँ पे। और एट द सेम टाइम मैं शार्क टैंक को इनफैक्ट एक काफ़ी अच्छा शो मानता हूँ। मुझे लगता है शार्क टैंक ने जो किया, एक हमारे कंट्री में हालांकि एस्पिरेशन जागृत कर दिया है, एस्पिरेशन जागृत कर दिया है। और ये मेरे अकॉर्डिंग से बहुत ज़रूरी है। अगर हर बंदा सपना देखने लगेगा, उसमें शायद सब तो साकार नहीं होंगे, बट काफ़ी लोग साकार होंगे, तो देश हमारा काफ़ी आगे बढ़ेगा, दुनिया काफ़ी आगे बढ़ेगी। तो मैं तो बहुत प्रमोट करता हूँ। और मैं जब AI की भी बात करता हूँ, मुझे वही लगता है, ये लोगों को फ्रीडम दे रहा है टू एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू। उसमें फेल करेंगे लोग, गिवन है, बट शायद कुछ लोग सक्सीड करेंगे और वो लोग दुनिया को काफ़ी आगे लेके जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बड़ा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रहता है आपका। एक बात बताओ, शार्क टैंक में आपका फेवरेट शार्क कौन था? देखिए, ऐसे तो मुझे काफ़ी लोगों के साथ ही मज़ा आता है। मैं बोलूँगा एक फेवरेट में लिया जाए तो अमित सर ने मुझे, मतलब मैं जब गया था तो उनके साथ मेरी काफ़ी बनती थी। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में मुझे हेल्प भी करी थी, चीज़ों को अमित जैन के साथ। लवली, दैट्स वेरी गुड। आपके हिसाब से इन सब में जो आपकी वाले सीजन में मेरे ख्याल अनुपम मित्तल थे, पीयूष बंसल, नमिता थापर भी थी आपके वाले सीजन में, अमित जैन थे और आप थे। तो आप इन सब में से शार्पेस्ट बिजनेस माइंड किसको मानते हैं? देखिए, इनफैक्ट अगर आप बोलेंगे तो ये तो वही सवाल हो गया पूछना। अगर कोई पूछेगा मर्सिडीज़ की गाड़ी अच्छी है कि BMW की अच्छी है कि ऑडी की अच्छी है, मैं तो बोलूँगा सारी अच्छी है। सबका अपना अपना एक डायरेक्शन है, एक अपना अपना सोच है। इस पे इन सब ने अंपायर बनाया, इन सब में किसी भी एक को बोलना। आप इनमें से कौन सी गाड़ी चलाते हो? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मुझे पूछा है, तो जैसे मैं अगर लूँगा तो जैसे मैंने मिनी कूपर खरीदी थी कुछ दिन पहले, तो BMW की मतलब इसमें है। तो वो पर्सनल टेस्ट है, डज नॉट मीन कि मर्सिडीज अच्छा नहीं है। तो मैं आपके पर्सनल टेस्ट से शार्पेस्ट बिजनेस माइंड कौन थे? मैं इनफैक्ट इसमें किसी को भी मैं जज नहीं, मतलब पिक नहीं कर पाऊँ कि ये बंदा क्लियरली विन कर रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे चलो मैं आपको आई विल मेक इट इजी। आपको सबसे फनीएस्ट कौन है ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन इन सब में से? फनी तो आई थिंक वो मोस्टली लोग बोल देंगे कि अमन गुप्ता साथ चले जाएंगे उसमें, क्योंकि वो हमेशा ही मतलब उस एक जॉली मोड में रहते हैं, हमेशा ही एक क्या कहते हैं,
इस फन मोड में हमेशा ही रहते हैं, तो शायद वो चले जाएंगे अगर वो उस चीज़ को लेना चाहेंगे आप तो। अच्छा, किसी से झगड़ा हुआ किसी एक बंदे से? आप इन जनरल तो मेरी लाइफ में ही किसी से लड़ाई नहीं होती है, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ? किसी मैं मोस्टली जगह पे लोगों के व्यूज़ को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, तो मेरा शार्क टैंक क्या, मेरा इन जनरल भी मेरे को याद नहीं होगा कि मेरी किसी से कोई डिबेट हुई होगी। आपके वाले सीजन में सबसे अच्छी एडवाइस किसी ने अगर कंटेस्टेंट को दी हो, किसी स्टार्टअप को दी हो, तो वो किसने दी थी? क्या थी वो एडवाइस? देखिए, जैसे एडवाइस वगैरह मैं पर्टिकुलरली मैं लूँगा तो मैं जैसे अनुपम मित्तल को उस चीज़ में मैं काफ़ी ऊपर रख दूंगा। एक चीज़ जो उनके पास है, जो मोस्टली शार्क्स के पास कंपैरेटिवली मैं बोलूँगा एक एडवांटेज है, अनुपम मित्तल ने मोर देन 200 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और उन्होंने 1999 का .com बूम भी देखा है और 25 साल से इस इंडस्ट्रीज़ में, तो उनके पास जो वेरीड नॉलेज है वो आई थिंक काफ़ी अच्छा चला जाता है। तो काफ़ी बार मुझे उनके इनसाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं। एक एक्सपीरियंस उनके पास है जो शायद काफ़ी लोगों के पास लिमिटेड है, तो इंटेलिजेंस काफ़ी लोगों के पास है, मैं कहूँगा अपने बिजनेस का नॉलेज भी सारे लोगों के पास है, बट शायद एक जो वेरीड नॉलेज है वो बहुत अच्छा अनुपम मित्तल के पास। अच्छा, ऐसा कौन सा शार्क है जो पिक्चर्स पे जिसने पिच किया करके उस पर सबसे स्ट्रिक्ट रहता है? मोस्टली लोग मतलब अपने व्यूज़ को लेके तो सब लोग ही स्ट्रॉन्ग साइड ही मुझे दिखे हैं, मतलब मैं बोलूँगा ऐसे पोलाइटली स्पीक करते हुए मैं बोलूँगा तो शायद रितेश अग्रवाल काफ़ी पोलाइटली स्पीक करते हैं, बट मोस्टली लोग ही मेरे ख्याल से वैसे मैं लूँगा, मतलब क्या कहते हैं कि स्ट्रांगली अपने व्यूज़ को रखना। जैसे मैं खुद को भी लूँगा तो मैं अपने व्यूज़ भी काफ़ी स्ट्रांगली रखने की कोशिश करता हूँ, जो भी मैं फील करता हूँ। अच्छा, एक लाइटर नोट पे जी, कभी आपको रिग्रेट हुआ है कि यार काश IIT कंप्लीट कर लिया होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बोलूँगा इस चीज़ का, मैं बोलूँगा कि शायद मेरे को इस चीज़ का रिग्रेट होता कि अगर मैं राइट टाइम पे नहीं स्टार्ट करता तो वो वुड हैव बीन मतलब बिग रिग्रेट। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी यंग एज में स्टार्ट किया था, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। मुझे नहीं पता आप आंसर करना चाहेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट करने के बारे में सोच रहा है तो उसको क्या मैसेज दोगे? मैं किसी स्टूडेंट को ड्रॉप आउट करने का अब जैसे मेरे केस में मैं बताता हूँ, एक चीज़ मैं काफ़ी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ड्रॉप आउट लिया है, लेकिन मैं जैसे लोग हमेशा बोलते हैं ना प्लान बी आपका क्या है, इन सब में बहुत लोगों का ये फिलॉसफी होता है यार प्लान बी का क्या करना है, लेकिन मेरे लाइफ का प्लान बी हमेशा रेडी होता है। मैं उन लोगों पे बिलीव करता हूँ कि आपका प्लान बी रेडी होना चाहिए लाइफ में। तो मैंने जब ड्रॉप आउट लिया था तो मेरे पास एक प्लान बी था लाइफ में, वो मैं बताया था। तो मैं IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। अगर आपको थोड़ा सा भी इसका कॉन्टेक्स्ट दे दें तो मैं डिग्री लेके तो बहुत सारे अच्छे जॉब कर सकता था, बट मैं डिग्री ना भी लेता तो एक नौकरी मेरी पक्की थी और जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो है टीचर्स बनने की। कोचिंग सेंटर में जाओ और बच्चों को वापस से IIT की तैयारी कराओ। और जब इस नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हो तो ये नहीं पूछते हैं कि IIT का डिग्री क्या है, वो बस इतना देखते हैं कि तुम्हारी JEE रैंक कितनी थी, तुम्हें 11-12 का मैथ्स आता है कि नहीं, उसका फिजिक्स आता है कि नहीं आता। मुझे वो अच्छे से आता था, मेरी JEE रैंक अच्छी थी, तो मेरा था कि मुझे डिग्री मिले ना मिले ये नौकरी तो मेरी पक्की। प्लान ए नहीं चला तो बी तो है ही है। बी मेरे पास एक मेरी बॉटम लाइफ गारंटीड थी। तो मैं बोलूँगा मेरे पास एक वहाँ पे क्या हुआ, एक रिस्क लेने की कैपेसिटी आ गई, कैपेसिटी थी। मतलब मेरा लाइफ सॉर्टेड था, मतलब ऐसा नहीं था कि डेफिनेटली मैं उस केस में शायद जैसे मैं चाहता टीचर बनता तो मेरी सैलरी 50,000 60,000 70,000 होती। IIT से मैं डिग्री ले लेता तो मेरी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे होती। बट मैं हैप्पी था कि मेरे पास 50 है, बेसिक लाइफ तो मेरी सॉर्टेड है, मतलब तो मेरी एक बेसिक लाइफ सॉर्टेड थी, मैं बोलूँगा। लवली, बहुत करेज है आप में। आपके करेज को मैं जो है प्रणाम करता हूँ, बहुत खुश हूँ। देखो पता क्या, ऐसी चीज़ सीखने को मिलता है। लेकिन अभी मैं आपसे अगला सवाल थोड़ा क्लोजिंग की तरफ मूव करते हुए, कोई सपना जो अधूरा रह गया हो? नहीं, मैं ऐसे मतलब मैं इन जनरल लाइफ में ना मतलब बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ, नेगेटिव चीज़ें मुझे दिखती नहीं है, तो ऐसा कुछ सपना नहीं जो अधूरा है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा लाइफ में जो मिला है वे टू मच है, मतलब जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। अगला गोल क्या है? ऐसा गोल तो मैं बोलूँगा कि अब इसको ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, नॉट समथिंग कि आई एम चेजिंग कि यार ये चाहिए ज़िंदगी में। मैं शायद अपने लाइफ से काफ़ी ही मतलब खुश हूँ, काफ़ी कंटेंट हूँ उस चीज़ में कि हाँ जो मिला अच्छा है। बट ये एट द सेम टाइम जो अभी ऐसा है कि जो करने में मज़ा आता है कि क्या कुछ इम्पैक्टफुल कर सकते हैं। जैसे जो हम फेनाडो AI में बना रहे हैं, जो मुझे लगता है शायद काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। प्रॉब्ली वी कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स जिनका सपना होगा बिजनेस बनाने का। अगर कोई आके हम पे बड़ा बिजनेस बना पाता है तो एक काफ़ी ही मतलब क्या कहूँगा सेटिस्फाइंग मोमेंट होगा। लवली, आप कोई सफलता का मंत्र, कोई फिलॉसफी फॉलो करते हो आप? यार ये मेरी फिलॉसफी है, इसको नहीं छोड़ता मैं। देखो, एक फिलॉसफी मैं काफ़ी बार बात करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि कुछ लोग इसको क्वेश्चन भी करेंगे। तो मुझे लाइफ में 2 प्रकार के लोग मिलते हैं, ब्रॉडली लोग इन जनरल लाइफ में दिखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट लोग, अंडर कॉन्फिडेंट लोग। इन 2 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में आप लोगों को क्लासीफाई कर सकते हो। मुझे लगता है आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज करोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस विंस इन द लॉन्गर रन देन अंडर कॉन्फिडेंस। मतलब आप थोड़ा सा मतलब, और पर्टिकुलरली अगर आप स्टार्टअप की वर्ल्ड में आते हो तो मैं बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ ओवर कॉन्फिडेंट होकर घूमो कि मैं दुनिया बदल दूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ तो आप घूमो, क्योंकि इस कॉन्फिडेंस के साथ नहीं घूमोगे तब तो नहीं बदल पा रहे हो, ये तो क्लियर है। इस कॉन्फिडेंस के साथ घूमने के बाद भी बदलोगे कि नहीं बदलोगे नहीं पता, बट फिर भी चांसेस हैं बदलने के। आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर घूमोगे
तो नहीं बदल पाओगे, ना ही कहीं सक्सीड हो पाओगे। मतलब अपने पे कॉन्फिडेंस लेके घूमना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, फिर भी कॉन्फिडेंस लेके तो घूमना शुरू करो। वो तो आई थिंक मैं मानता हूँ मिनिमा होना चाहिए आपका कि मैं तो कॉन्फिडेंस में घूम रहा हूँ, बाकी चीज़ बात की बात है। मतलब आप अगर खुद पे विश्वास नहीं करोगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर घूमोगे तो कोई आप पे बेट नहीं लेगा। तो वैसे मैं देखता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखता आप ओवर कॉन्फिडेंस में घूम रहे हो। फैंटास्टिक। अदर भाई के जीवन में, बिजनेस के जीवन में कोई ऐसा दिन आया था जब आपको लगा था यार गिव अप कर दो, अब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता, अब खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन फिर खड़े हो गए? इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको ओवर कॉन्फिडेंस की बात की थी। ये बिजनेस में आपको हर दिन लगेगा कि यार शिट सब खत्म हो गया, ये फीलिंग आपको आएगी। उसी टाइम पे आपका वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करता है कि आपको लग रहा है कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी कर लूँगा। उस मोमेंट पे अगर आप थोड़े भी अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप डगमगा जाओगे और आप चीज़ें बंद कर दोगे। क्योंकि बिजनेस में ये मोमेंट तो हमेशा ही आपका आना है जब चीज़ें आपको लग रही है कि ख़त्म हो रही है, कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है। ये मोमेंट तो आपको, इनफैक्ट मैं बोलूँगा 10 साल बाद मुझे अभी भी आता है कि यार पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, यहाँ क्या होगा। तो वो बैड मोमेंट्स आपकी लाइफ में, और इनफैक्ट मुझे दिखता है एंटरप्रेन्योरशिप क्या, आपको इन जनरली लाइफ में बहुत सारे बैड मोमेंट्स आएंगे। तो अगर आप वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे ना तो आप बैटल गारंटीड हारोगे। मतलब वैसे देखता हूँ मैं। लवली, फैंटास्टिक। ये नारायण मूर्ति जी के 80 आवर वर्क वीक पे आपका क्या विचार है? नहीं, मैं तो कंप्लीट देखिए अपोजिट व्यू रखता हूँ। मतलब मेरा तो मानना है भाई 40 आवर्स वर्क वीक जो ट्रेडिशनली सिस्टम बना हुआ है हमारा, मुझे लगता है उससे ऊपर की तो ज़रूरत नहीं। ईमानदारी से उतने देर भी अगर आपने काम कर लिया तो मेरे अकॉर्डिंग वो गुड इनफ है। और सेकेंडली वो गुड इनफ है कि नहीं वो बात का क्वेश्चन है, बट मैं मानता हूँ आपको अच्छे से सोना ज़रूरी है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ जीना ज़रूरी है, आपको घूमना ज़रूरी है, आपको ज़िंदगी जीनी ज़रूरी है। अगर मैं 80 घंटे काम करता रहा और मैं 60 साल का हो गया, ठीक है मेरे बैंक अकाउंट में शायद हो सकता है ज़्यादा पैसे हो, ये फिर भी मेरे अकॉर्डिंग तो होंगे कि नहीं होंगे वो भी डिबेटेड है, क्योंकि घंटे मेरे अकॉर्डिंग से मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बट अगर इनकेस हो भी जाते हैं तो मैंने उस ज़िंदगी का किया क्या? तो मैं ज़िंदगी जीने पर तो पूरा विश्वास रखता हूँ। मैं अपने केस में अभी भी, अगर मैं खुद का भी लेता हूँ, मैं प्रॉपरली तमीज़ से सोता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। बचे टाइम पे मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं इस पे बिल्कुल डाउट नहीं करूँगा। मैं जितने देर काम करता हूँ मैं ईमानदारी से करता हूँ, मुझे मेरे काम में बहुत मज़ा आता है, शौक से मैं मेरा काम करता हूँ। बट मेरे को 80 घंटे नहीं होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जब से ये पृथ्वी अपनी एग्जिस्टेंस में आई है जी, जब से हमें मालूम है, जी जी, वो समय जो हमें नहीं भी मालूम है, तब से अब तक बताया जा रहा है कि इस पृथ्वी के सारे एग्जिस्टेंस में पहली बार इतना बड़ा कोई धर्म सभा हो रही है। 40 करोड़ लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, 40 करोड़ लोग। इसका मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया तो लगभग 20 बार आ रहा है। जी जी, 2 करोड़ की पॉपुलेशन अगर ऑस्ट्रेलिया की 20 बार आ रहा है। ये एक ऐसी जगह है जिसको मैं बिजनेस के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। अगर 2 मिनट के लिए एक आदमी आता है, 5,000 रुपया टोटल स्पेंड करता है, 40 करोड़ लोग आ गए तो 2 लाख करोड़ रुपया का उस यहाँ पे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होने वाला है। कहते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी को, हमारे जीडीपी को 1% से बढ़ा देगा, है ना। आप इतने बड़े स्केल के ऑपरेशंस को मैनेज जिन्होंने किया, आज सरकार ने मैनेज किया, जो करंट एस्टैब्लिशमेंट है यूपी के अंदर, मैं चाहता हूं कि उसको आप एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से कैसे देखते हैं, उस पर अगर आप कुछ हमारे को अपना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से शेयर करें, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक खाली न्यूज़ चैनल नहीं है। डेफिनेटली। अगर आप इस पे मुझे बोलना चाहेंगे तो इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि मेरे नॉलेज या मेरे अंडरस्टैंडिंग से तो काफ़ी बड़े स्केल की चीज़ है, क्योंकि जितने लोगों के साथ मैंने काम किया वो बहुत छोटा लेवल पे स्केल है, और जो बिज़नेस है वो कंपैरेटिवली जो मैसिव स्केल है, इसके लिए तो सल्यूट है जो भी पर्सन इस चीज़ को पूरा एंड टू एंड मैनेज कर रहे हैं। मतलब जैसे वर्ल्ड का ही लार्जेस्ट गैदरिंग है, तो मेरे तो बियॉन्ड कंप्रीहेंशन है कि इसको मैनेज कैसे किया जा रहा होगा। तो उस चीज़ पे मैं कुछ भी कमेंट ही शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतने बड़े गैदरिंग को मैं इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये पूरी सिस्टम चल कैसे रहा है। मतलब मैं बोलूँगा तो हमारे केस में आप पूछेंगे, पर्टिकुलरली डिजिटल केस में बोलेंगे, बिजनेसेस इम्पैक्ट वाइज बहुत बड़े होते हैं, बट इन सम सेंस ऑपरेशन वाइज बहुत छोटे होते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट बॉल, मतलब बॉल, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आप 1 महीने के लिए इमेजिन कर रहे हैं कि मैं 1 महीने के लिए 20 ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे मैनेज कर रहा हूँ एक ही जगह, एक छोटे से जगह पे, मतलब, और वो भी एक डिस्ट्रिक्ट बना है, टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट तैयार हुआ है, और मैं 20 ऑस्ट्रेलिया एक साथ मैनेज कर रहा हूँ। दिस इज मैसिव। इसलिए मेरा मन था कि मैं पूछूं, हर एंटरप्रेन्योर से पूछते रहता हूँ, इतने बड़े ऑपरेशन को देख के आप क्या सोचते हैं। बहरहाल आपके लिए कहूँगा, बिहार के किशनगंज के लड़के ने आज अपना किशनगंज के साथ किंगडम बना दिया है। किशनगंज किंगडम मिलता जुलता हो गया। अदर एक बात सही मायनों में आप उस्तादों से कम और हालातों से ज़्यादा सीखे हैं। उस्तादों को तो आप छोड़ के आ गए, लेकिन अपने हालातों से जीत के बहुत आगे निकले हैं। जैसे इन शॉर्ट्स के साथ आप न्यूज़ वर्ल्ड में डिसरप्शन लेकर के आए हैं। मैं खुद इन शॉर्ट यूज़ करता हूँ और बहुत पसंद करता हूँ, और रोज़ मैं आपका रोज़ का यूज़र हूँ, मैं आपकी डेली एक्टिव यूज़र में, मेरा नाम है।
आशा करते हैं कि आपका फिनाडो AI भी बिजनेसमैन के लिए एक बून की तरह साबित होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।